अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ यूनिक क्वेश्चंस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और 10 के ऊपर बेस्ड है। कहने हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आईटी सपोर्ट और मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर है, इंडिया में ऑपरेट कर रही है। मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि उसके जितने भी एसेट्स हैं जिसकी परचेज कॉस्ट 40,000 से कम है, कहेंगे वो फुली डेप्रिशिएट होने चाहिए सेम डे, और 1 रुपए कैरिंग कॉस्ट हमें दिखा के चलनी है आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। मैनेजमेंट को बिलीव करती है दैट जितने भी एसेट जो 40,000 से कम है वो इमेटीरियल है, और उनकी जो एक्चुअल एसेट है, दैट एक्चुअल यूजफुल लाइफ होगी जो एसेट्स की, दैट कुड बी मोर देन 2 इयर्स। आपको अप्रोप्रिएट रीजन के साथ बताकर चलना है क्या मैनेजमेंट सही है, राइट, इज राइट इन फुली डेप्रिशिएटिंग ऑल द एसेट्स बिलो 40,000। बेटा क्या लिखना चाहिए इसके अंदर? बेटा देखो, जो हमें क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स गिवन है उससे ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो एंटिटी है, कंपनी है, इसके लिए जो भी एसेट्स 40,000 या उससे कम के हैं वो क्या है, इमटेरियल है। ठीक है जी। हाँ जी। तो बेटा जितने भी एसेट्स हैं जिसकी कॉस्ट 40,000 या उससे कम है वो क्या है, इमटेरियल है। तो मैनेजमेंट वहां पर सही है कि अगर वो क्या कर देती है, फुली डेप्रिशिएट कर देती है जितने भी इमटेरियल एसेट्स हैं। ठीक है, तो जो भी बेटा एसेट्स जिनकी कॉस्ट 40,000 से कम है क्योंकि वो इमटेरियल है, अब मैनेजमेंट अगर चाहे उसको एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके चल सकती है या उसको एज एसेट रिकॉग्नाइज करके चल सकती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, और उसको फिर डेप्रिशिएट कर सकती है फुली। अगला वो कहता है कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है तो क्या एक सिंपल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी का सफिशिएंट होगा? तो बेटा देखो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की अगर हम बात करके चले तो ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको सारी की सारी मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करनी चाहिए। और मटेरियल आइटम वो आइटम होती है कि अगर आपने उसको मान लीजिए ओमिट कर दिया या डिस्क्लोज नहीं करा है या मिस स्टेटमेंट है तो इट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि डिस्क्लोजर करने से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी और ज्यादा, तो उनको क्या करना चाहिए, जितने भी एसेट्स हैं जिसकी कॉस्ट 40,000 या उससे कम है उसको एग्रीगेट बेस के ऊपर, अगर वो कॉस्ट जो है एग्रीगेट करके मटेरियल बन रही है तो उसको हमें एग्रीगेट बेस पे दिखा देना चाहिए। ऐसे केस के अंदर मैनेजमेंट जो है वो फिर डेप्रिशिएट नहीं कर पाएगी एसेट्स को, फुल फुली डेप्रिशिएट नहीं कर पाएगी सेम डे। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर एसेट जो है जो 40,000 या उससे बिलो है, अगर वो मटेरियल है एग्रीगेट बेसिस के ऊपर, फिर आप उसको डेप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। अगला कहता है इफ नो, कैन द मैनेजमेंट डिसाइड द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वन मेंशन्ड इन शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा अब आप लोगों ने कंपनी लॉ कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, लॉ आपका सब्जेक्ट भी है, तो उसके अंदर आप जानते हैं शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 के अंदर बेटा वहां पे डेप्रिसिएशन की लाइफ दे रखी, यूजफुल लाइफ दे रखी होती है एसेट्स की। अब हम कह रहे हैं कि जो यूजफुल लाइफ बेटा समझिएगा कि जो शेड्यूल 2 के अंदर होती है ना वो सिर्फ एक इंडिकेटिव लाइफ होती है। अब जो भी कंपनी है बेटा वो क्या करके चलेगी, वो एस्टिमेट करके चलेगी कि जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है उसकी यूजफुल लाइफ क्या रहने वाली है। तो वो अपनी असेसमेंट के बेस के ऊपर की हिस्ट्री क्या रही है उनकी, ठीक है, कितना टाइम यूज होगा, क्या बेनिफिट मिल रहा है उस एसेट से, उसके बेस के ऊपर वो क्या करके चल सकती है, यूजफुल लाइफ जो है वो डिटरमिन कर सकती है। ठीक है, तो जो यूजफुल लाइफ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, असेसमेंट और जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी एंटिटी की जो उस एसेट को यूज कर रही है। अगला वो कहता है कि इफ यस, वेदर इट इज परमिसिबल टू डिसाइड यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल द एसेट्स बिलो अ थ्रेशोल्ड अमाउंट, और इट शुड बी डन ओनली विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स। कह रहे हैं कि अगर ऐसा ठीक है, अगर आप कह रहे हो आंसर इसका यस है, तो क्या ये परमिसिबल है कि आप जितने भी एसेट्स हैं सबकी यूजफुल लाइफ जिसको जो कि थ्रेशोल्ड अमाउंट से कम है जो एसेट्स, क्या उनकी यूजफुल लाइफ आप डिसाइड कर सकते हो, या आप सिर्फ ये चीज कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए? तो बेटा यहां पर अगर हम बात करके चले, ऐसा है बेटा कि जो डिटरमिन करना है ना लाइफ, यूजफुल लाइफ किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट की, जो लेस देन प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और ना ही वो परमिसिबल है ये स्टैंड के अकॉर्डिंग। कहना है आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए पॉलिसी और मेथड जो आप यूज करके चल रहे हो डेप्रिसिएशन का वो। ठीक है, अब जो आपका सिलेक्शन होता है कि कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड हम यूज करके चलेंगे या एस्टिमेट लाइफ क्या रहेगी एसेट्स की, वो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहेंगे जो डिस्क्लोजर है कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करा है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या रहेगी, ठीक है, वो क्या करता है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चलता है। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चलेगा, कि वो रिव्यू कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या पॉलिसी फॉलो करके चल रहे हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं इसको किसी और एंटरप्राइज के साथ। और एक बेटा और चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो यूजफुल लाइफ होती है
वो डिटर्मिन कर जाती है हर एक एसेट के लिए सेपरेटली, ना कि ओवरऑल क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर। बेटा जो भी आपकी यूजफुल लाइफ रहेगी एक एसेट की, वो डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी जजमेंट के ऊपर, ठीक है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करके चलता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सिमिलर एसेट्स के साथ, ठीक है, वो जजमेंट है। सिंपल सी बात करके चले। तो बेटा जो यूजफुल लाइफ होती है वो एक एसेट स्पेसिफिक होगी, ना कि क्लास ऑफ एसेट्स के लिए। तो आपके डिफरेंट एसेट्स जो एक क्लास के अंदर है उनके लिए डिफरेंट यूजफुल लाइफ हो सकती है। तो बेटा ये वाला आंसर अब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा, एक बार पढ़ जाना ये आंसर। जो मुझे यूनिक क्वेश्चन लगे हैं बेटा मैं वो आपको इस के अंदर करवा के चल रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के ऊपर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा है, रिकॉग्नाइज करा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। कहेंगे जो टारगेट डेट था कंप्लीशन का वो 5 साल था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर अर्ली कंप्लीशन होती है तो 1000 पर डे मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख। हमने बेटा कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर अर्ली कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है, तो देयर कुड बी इंसेंटिव, वो आप जानते हैं। कंपनी ने क्या करा है, इंक्लूड करा है इस अमाउंट को इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा उसका सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसने क्या करा, फर्स्ट ईयर के अंदर अमाउंट इंक्लूड कर लिया कि वो कॉन्फिडेंट है कि 4 साल के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेगा। कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड ये शो करता है कि कंपनी जो है वो कंप्लीट कर पा रही थी कॉन्ट्रैक्ट वैलियंट टाइम और अर्न कर रही थी इंसेंटिव्स। आपको कमेंट करना है अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर। बच्चे देखो, जो कंपनी की यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी है ना इस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड की, वो AS7 के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो कभी क्राइटेरिया नहीं होता कि आप इंसेंटिव को रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। अर्ली कंप्लीशन के लिए इंसेंटिव को हम तभी रिकॉग्नाइज करके चलते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस है और दैट इट इज प्रोबेबल कि जो स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो पूरा हो जाएगा या वो एक्सीड हो जाएगा, और जो अमाउंट होता है इंसेंटिव पेमेंट का हम उसको मेजर कर सकते हैं रिलायबली। अब यहां पर हम देखें, अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सफिशिएंटली एडवांस ही नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का वो 5 साल दे रखा है टारगेट टाइम, यानी 4 से 5 साल नॉर्मल टाइम है उसको कंप्लीट होने का, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही मैटर नहीं हो रहा। तो आप अगर इंसेंटिव को फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ठीक है, करंट ईयर के अंदर एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वो सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपको देखना चाहिए था। तीसरा, AS9 की बात, AS9 के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है गौतम लिमिटेड के सीक्स योर एडवाइस इन फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन अ रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नोटिस दैट सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 54,000 with a profit margin of 10% on selling prices included in inventory as delivery of the goods was postponed at buyer request। बेशक बेटा हमने कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं चाहता था ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ओवरव्यू लेकर चले। Advise the company on changes to be effect in the draft financial statement. Give reasons in support of your answer, and there is no necessity to discuss disclosure requirement in this regard. चलो, क्या बोला, कह रहे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं गौतम लिमिटेड के, उन्होंने आपसे एडवाइस मांगी है कि फाइनल स्टेटमेंट्स अपनी फाइनलाइज करते टाइम, कह रहे हैं हमने 54,000 के गुड्स बेचे थे विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बेटा और सेलिंग प्राइस उन्होंने गुड्स बेचे। तो 54,000 की अगर कॉस्ट है और 10% का प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो यानी कॉस्ट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 90%, ठीक है। तो कॉस्ट आपका 90% को रिप्रेजेंट करके चल रहा होगा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बेसिकली जो सेल की वैल्यू होगी बेटा वो होगी 60,000 रुपए की, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये हमने पोस्टपोन करी है डिलीवरी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि जहां पर डिलीवरी पोस्टपोन करी गई है एट द बायर रिक्वेस्ट, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग की फिजिकल डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, एज लॉन्ग एज एक्सपेक्टेशन है कि डिलीवरी होगी। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, कंडीशन याद करो। आइटम्स इन हैंड होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि हाँ ये वही आइटम्स हैं, रेडी फॉर डिलीवरी होनी चाहिए जिस टाइम पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अब इस केस के अंदर हमारा जो है 54,000 जो है वो इन्वेंट्री के अंदर अगर आप इंक्लूड करके बैठे हो, क्या वो सही है, नहीं है। उसने बोला हुआ इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आप उसको अपनी सेल जो है वो कंसीडर करके चल लोगे, आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलोगे, एंड यू विल रिकॉग्नाइज ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स एज वेल, ठीक है बच्चे। अब आपका बेटा अगला क्वेश्चन AS10 के ऊपर है। AS10 के अंदर कहता है एक एंटिटी है उसकी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों पिक करा है, व्हाट आई फील दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन केस स्टडी बेस MCQ। मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी बेस MCQ के अंदर बेटा ये पॉइंट वो है आपसे टेस्ट करके चल सकते हैं, तो अच्छे से करके चलिएगा जरा ये वाला, ठीक है।
प्रॉपर्टी ए जो है, उसने आपसे क्या है, एक एंटिटी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में दिया, कह रहे हैं हाउ मेनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मस्ट एंटिटी डिस्क्लोज, कह रहे हैं कितनी क्लास ऑफ पीपी उसको डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। प्रॉपर्टी ए जो है वो एक वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है ऑन विच इट इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर। कहेंगे एक जमीन है बेटा, वैकेंट है लैंड, उसके ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बनाना चाह रही है। एक लैंड है जो उसको ऑपरेट करके चलेगी एज अ लैंडफिल साइट। अ प्लॉट ऑफ लैंड है जिस ऑन विच एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर आर बिल्ड, एग्जिस्टिंग हेडक्वार्टर है ऑलरेडी। देन एक प्रॉपर्टी डी है, वो भी एक लैंड है जो वो सेल करके चलेगी, ऑन विच डायरेक्ट सेल ऑफिस इज बिल्ड। ठीक है, तो आपको चार जमीनों के बारे में बेटा कहीं ना कहीं दे दिया। एक प्लॉट है जिसके ऊपर वो नई बिल्डिंग बनाना चाह रही है एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर की। एक प्लॉट ऐसा है जो लैंडफिल साइट के लिए यूज करती है, ऑपरेट करती है। एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर की। और एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर सेल ऑफिस बिल्ड हो रखा है। देन वी हैव प्रॉपर्टी E1 to E10, ये रिटेल आउटलेट्स हैं एंड द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ड। 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट है और लैंड है जिसके ऊपर बिल्ड है, बेसिकली लैंड और बिल्डिंग हो गई है आपके। इक्विपमेंट ए के अंदर आपका कंप्यूटर सिस्टम है एंड इट्स हेडक्वार्टर एंड डायरेक्ट सेल्स ऑफिसेज दैट आर इंटीग्रेटेड विद द पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम इन द रिटेल आउटलेट। इक्विपमेंट ए के अंदर कंप्यूटर सिस्टम है जो हेडक्वार्टर पे पड़े हुए हैं और डायरेक्ट सेल ऑफिस में पड़े हुए हैं। ठीक है। इक्विपमेंट बी के अंदर आपका क्या है, पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम है इन ईच ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट में बेटा जो हमने पीओएस रखे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं, वो है। फर्नीचर फिटिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के अंदर है और सेल ऑफिस के अंदर है। और शॉप फिक्सचर्स एंड फर्नीचर फिटिंग्स जो है वो रिटेल के अंदर है। ठीक है। बेटा अब आपको यहाँ पर क्या चीज है, सीधी सी बात है, यहाँ पर अब जजमेंट इन्वॉल्व होगी। तो हम जब भी ये चीज करके चलते हैं ना, हम मटीरियलिटी देखकर चलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ना देखो, सबसे पहले अगर हम लैंड और बिल्डिंग की बात करके चलें तो मेरे पास देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस मेरे पास क्या है, लैंड है। तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ये कर सकते हैं कि जो लैंड विदाउट बिल्डिंग है उसकी हम एक सेपरेट क्लास लेकर चलें, एंड जो लैंड विद बिल्डिंग है उसको हम क्या करके चलें, सेपरेट करके चलें। देखो बेटा, जो भी आपकी क्लास ऑफ एसेट्स होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है ग्रुपिंग होती है एसेट्स की, जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं या जिनका यूज क्या होता है, सेम होता है। अब जो नेचर ऑफ लैंड है, ठीक है, जो विदाउट बिल्डिंग है वो डिफरेंट है विद लैंड विच इज विद बिल्डिंग। तो अगर यहाँ पर हम बात करके चलें तो लैंड विदाउट बिल्डिंग एक सेपरेट क्लास बनेगा और लैंड विद बिल्डिंग एक सेपरेट क्लास के अंदर कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। ठीक है। फर्दर अगर हम बात करके चलें, देखो बेटा आपको यहाँ पर एक लैंड ऐसी भी गिवन थी जो लैंडफिल साइट के तौर पे ऑपरेट हो रही है। ठीक है। अब ये वाली लैंड भी जो है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वैकेंट लैंड। ये जो ऊपर वैकेंट लैंड ऑफ प्लॉट गिवन था, ये इससे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करके चलें, जो आपकी प्रॉपर्टी ए है, कहेंगे इसको तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है। इसको तो मैं कहूंगा सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलो भी, ये आपकी वेकेंट लैंड है जिसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना के चलनी है। ठीक है। अब आगे बात करके चलें तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर इक्विपमेंट है, इसको हमें क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम एक सिंगल सेपरेट एक क्लास ऑफ एसेट के तौर पे देख के चल सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट है, चाहे आपके हेडक्वार्टर वाले हैं यानी इक्विपमेंट ए है चाहे इक्विपमेंट बी है, इनकी हम क्या बना सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं। ठीक है। देन फर्नीचर फिक्सचर्स की भी अगर हम बात करके चलें, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखो हेडक्वार्टर और सेल्स ऑफिस में यूज हो रहे हैं, और जो फर्नीचर फिक्सचर जो है रिटेल आउटलेट के ऊपर है, इट कुड हैपन कि इनके बीच मटेरियल डिफरेंसेस हो। ठीक है, या इनका जो पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है। डेफिनेटली बेटा ऑब्वियस ही बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर के ऊपर फर्नीचर जिस टाइप का होगा या सेल ऑफिस में जैसा फर्नीचर होगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रिटेल आउटलेट। ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इनकी दो सेपरेट क्लासेस जो हैं वो हम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली बेटा इट इज ऑल अबाउट द जजमेंट। अब यहां पर अगर हम बात करके चलें, जो आपकी बिल्डिंग्स है, लैंड है जिसके ऊपर बिल्डिंग ऑलरेडी है, उसको लैंडेड बिल्डिंग के अंदर आप सेपरेट क्लास बना सकते हो। तो दिस कुड बी सेपरेट क्लास, दिस कुड बी सेपरेट क्लास। ठीक है, ये भी आपकी सेपरेट क्लास के अंदर आपकी कहीं ना कहीं आ जाएगी, मतलब ये तीनों की आपकी एक क्लास जो है वो बन सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आता है बेटा, जो रिटेल आउटलेट है, अगेन बेटा उनकी जो नेचर है या यूज है वो ऑफिस बिल्डिंग से तो अलग होता है। अब अगर हम ये वाली देखें तो ये दोनों आपके कहीं ना कहीं क्या है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, और ये आपका रिटेल आउटलेट्स है। तो आप इसको सेपरेट क्लास दिखा सकते हो और इसकी सेपरेट क्लास हो सकती है। ठीक है। सो बेटा ये आप एक बार आंसर इसका देख लेंगे, चलो फटाफट से क्या कहता है। कह रहे हैं देखो इसके अंदर कह रहे हैं मटेरियल जजमेंट आपको लगा के चलनी पड़ेगी। कह रहे हैं जो क्लास ऑफ एसेट है,
और ग्रुपिंग ऑफ एसेट होता है जो सिमिलर नेचर का, यूज क्या है, कहेंगे जो नेचर ऑफ लैंड विदाउट बिल्डिंग है वो डिफरेंट है फ्रॉम द नेचर ऑफ लैंड विद बिल्डिंग। कॉन्सिक्वेंटली कह रहे हैं जो लैंड विदाउट बिल्डिंग है वो सेपरेट क्लास ऑफ एसेट है फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। फर्दर मोर जो नेचर एंड यूज ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज अ लैंडफिल साइट है वो डिफरेंट होता है वैकेंट लैंड से। कहना है हेंस जो एंटिटी है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपर्टी ए को सेपरेटली। कहेंगे एंटिटी को जजमेंट अप्लाई करना चाहिए कि वेदर जो एंटिटी का रिटेल आउटलेट है क्या वो सफिशिएंटली डिफरेंट है कि उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास बनाकर चलें। ठीक है। द कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है कहेंगे इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक सिंगल सेपरेट क्लास ऑफ एसेट में लेके चल सकते हो। और जो फर्नीचर फिटिंग्स है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो सफिशिएंटली क्या होगा, डिफरेंट है टू शॉप फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स इन रिटेल आउटलेट, उसको हम दो सेपरेट क्लास ऑफ एसेट्स के अंदर बेटा लेकर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर है। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एस लिमिटेड को एक ग्रांट मिली है 2500 लाख रुपए की लास्ट ईयर 19-20 में फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन। द ग्रांट प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन, लेकिन 21 20 21 के अंदर क्या हो गया, कंडीशंस पता लगा कंप्लाई नहीं हुई है और ग्रांट को रिफंड करना है। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताकर चलना था बेटा। ये वाला क्वेश्चन क्यों मार्क करा है, इसके अंदर कई बार बच्चे बेटा कुछ चीजें लिखना भूल जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम रिफंडेबल बिकॉज कंडीशंस मेट नहीं होती। अब गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिफंडेबल हुई है उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करके चलेंगे एज पर AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहेंगे जो अमाउंट रिफंडेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू उसको सबसे पहले बेटा किसके लिए अप्लाई करके चलते हैं, उसको अप्लाई कर जाता है अगर कोई अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट होता है उस ग्रांट का। ठीक है। अगर अमाउंट आपकी जो रिफंडेबल है उस डेफर्ड क्रेडिट से ज्यादा होता है या जहां पर डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां पर आप P&L के अंदर चार्ज करके चलते हो। तो इस केस के अंदर बेटा जो भी आपका अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है रिफंडेबल, कहेंगे उसको आप P&L में दिखा के चलोगे एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 20-21 के अंदर। देन बेटा वी हैव अनदर क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है। पी लिमिटेड जो है उसकी फॉलोइंग बोरोइंग्स आपको दी हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंशन। ठीक है। प्लांट पी कॉस्ट ऑफ एसेट उसने बताया हुआ है, कोई स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं करी है। प्लांट क्यू के लिए 125 लाख 65 लाख रुपए की बैंक लोन से आपने बोरोइंग करी है 10% पे। 175 लाख पे प्लांट आर के लिए 9% डिबेंचर आपने इशू करे हैं 125 लाख में। इन एडिशन टू स्पेसिफिक बोरोइंग कंपनी ने क्या करा है, दो लोन बैंक से लिए हैं, एक 100 लाख रुपए का 10% पे, एक 110 लाख रुपए का 11.5% पे। आपको बताना था कि इन ईच ऑफ द अबव प्लांट कहेंगे कितना आप AS 16 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करके चलोगे। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अलग क्यों है, इसके अंदर मल्टीपल आपको दे रखे थे एसेट। ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आई फील दैट दिस कुड बी आस्क्ड एज केस स्टडी बेस्ड MCQ। बेटा मैंने वही क्वेश्चन पिक करा है जो मुझे लग रहा है केस स्टडी बेस्ड MCQ में आ सकता है। तो केस स्टडी बेस्ड MCQ के एंगल से आ सकता है। पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना एक्चुअल बोरविंग कॉस्ट है। देखो जो हमारा इनकर हुआ, सबसे पहले अगर हम उसकी ही बात करके चलें। ठीक है। चलो, एक्चुअल बोरविंग कॉस्ट बेटा अगर हम निकाल के चलेंगे आपका एक्चुअल बोरविंग कॉस्ट कैसे आएगा यहाँ पर। हाँ जी बच्चों। सो बेटा यहाँ पर देखो क्या करके चलेंगे। सर मेरे पास 100 लाख है और उसके ऊपर 10% है। तो एक काम करूं, 100 लाख के ऊपर अगर मैं 10% निकालूं तो मेरे पास कितना इंटरेस्ट आ जाता है बताओ जरा, क्या 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ जाता है। 110 लाख के ऊपर बेटा 11.5% अगर मैं निकालूं तो बेटा मेरे पास यहाँ कितना आ जाता है। 110 लाख के ऊपर अगर बेटा मैं 11.5% निकालूंगा तो दिस विल बी 12.65 लैक्स। टोटल करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 22.65 लाख। 22.65 लाख को अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा 210 लाख से और मल्टीप्लाई करूं 100 से तो कितना आ जाता है, 22.65 डिवाइडेड बाय 210 लाख। तो आपका बेटा ये रेट आ जाता है 10.79%। तो बेटा हमारे पास वेटेड एवरेज जो रेट आ गया है दैट इज 10.79% आपके पास आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको स्पेसिफिक बोरविंग भी थी, तो स्पेसिफिक बोरविंग के ऊपर अगर आप निकाल के चलो ये 125 लाख था टोटल, जिसमें बैंक लोन आपका 65 का था। तो अगर मैं देखो प्लांट पी की अगर हम बात करके चले तो बेटा प्लांट बी के ऊपर क्या मेरा जनरल रेट लग जाएगा। तो 100 लाख के ऊपर क्या 10.79% निकालूंगा तो बेटा ये मेरा है जो कैपिटलाइज होना चाहिए इंटरेस्ट। तो 100 × 10.79% करोगे कितना आ जाएगा, 10.79 ही आ जाएगा। अब 100 तो ये आ जाएगा 10.79 लैक्स। प्लांट अगर मैं क्यू की बेटा यहाँ पर बात करके चलूं तो प्लांट क्यू जो है वो 125 लैक्स का है। 125 लैक्स के अंदर मेरे पास अब क्या है, एक है स्पेसिफिक बोरविंग
और दूसरा हो जाएगा कुछ हो जाएगा जनरल बोरिंग में से यूज हुआ होगा। स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो 65 लाख की है, तो 65 के ऊपर तो देखो बेटा 10% यानी 6.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक ये होगा। और बाकी जो जनरल बोरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 60 की। इस 60 के ऊपर कौन सा रेट लगाऊंगा, 10.79% लगा के चलूंगा, तो 60 × 10.77%, ये आ जाएगा बेटा 6.474 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.474 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 6.47 कह लीजिए, तो 6.5 प्लस 6.47, तो ये हो गया 12.97। तो 12.97 ये हो गया। तो बेटा मेरा प्लांट क्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 125 प्लस 12.97, तो अमाउंट जो कैपिटलाइज होनी चाहिए दैट शुड बी 137.97। यहाँ कितना था, 110.79, कैसे, 100 प्लस इन बोर्विंग कॉस्ट। अब ये जो 175 वाला है उसमें 125 लाख रुपए का तो क्या है, डिबेंचर इशू कर दिए। बेटा ये 125 लाख के ऊपर स्पेसिफिक 9%, 125 के ऊपर बेटा अगर आप 9% निकालोगे ये आ जाएगा 11.25 लाख। और बाकी जो आपका 50 लाख होगा वो आपने जनरल बोरिंग में से यूज करा होगा, तो उसके ऊपर 10.79% निकालोगे। 50 के ऊपर बेटा 10.79% निकालोगे, ये आपका आ जाएगा 5.39 लैक्स आ जाएगा, 5.40 कह लीजिए। ठीक है, टोटल करो 11.25 प्लस 5.39, बेटा ये आ जाता है 16.64। तो 16.64 लाख आपका ये आ गया। अब 175 में 16.64 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 191.64। तो बेटा ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज अमाउंट आ जाएगा। देखिए चेक करो बेटा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट निकाली, जो बैंक लोन था उसके ऊपर 9% डिवेंचर टर्म लोन स्टेट बैंक स्पेसिफिक, उसके अंदर इन्होंने अलग कर दिया, प्रेजेंटेशन इनकी थोड़ी सी अलग है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए बेटा इन्होंने क्या करा, टोटल इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग माइनस कर दी। हमने क्या करा, हमने जैसा हमेशा हम करते हैं अपनी क्लास के अंदर बिल्कुल उस तरीके से करा। तो ये रेट कितना आ रहा है, 10.79% आ रहा है। अब कैपिटलाइजेशन कैसे करी, पी के ऊपर जनरल बोरिंग में से यूज होगा तो 10.79, स्पेसिफिक बोरिंग का 65 था तो उसके ऊपर 6.5, जनरल वाले के ऊपर 10.79, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन ऑन AS 12। चलो बेटा दिस इज द फर्स्ट वीडियो। जो अब मैंने आपको बेटा इसके अलावा 6-7 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, टोटल 14 क्वेश्चन है इस फाइल के अंदर, तो उन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ।